नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर। रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। कहा, शिवाजी महाराज ने सुशासन का दिया बेहतरीन उदाहरण। ममता सरकार में कानून व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में। मुर्शिदाबाद में हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर। पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता शुवेंदु अधिकारी ने दायर की याचिका। नए वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में हिंसा पर भड़की भाजपा। ममता बनर्जी पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा फैलाने का लगाया आरोप। केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में बिहार में एनडीए नेताओं की बैठक। शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत के लिए विकसित बिहार को बताया जरूरी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़। 3 नक्सली ढेर। दंतेवाड़ा में 8 नक्सलियों का आत्मसमर्पण। तो आपको बता दें कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अमित शाह ने रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी मौजूद रहे। और इस बीच समाधि स्थल के जीर्णोद्धार की शताब्दी पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज को स्थापित किया और सुशासन का बेहतरीन उदाहरण पेश किया। जिजाऊ को मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने शिव चरित्र को पढ़ा है। जिजाऊ ने छत्रपति को न केवल जन्म दिया, उनको स्वराज, स्वधर्म और स्वभाषा का पुनरुद्धार करने की प्रेरणा भी जिजाऊ ने दी। एक बाल शिवा को, समग्र देश को स्वतंत्र कराने का विचार भी जिजाऊ ने दिया और एक बाल शिवा को हिंदवी स्वराज के संस्थापक बनाने का विचार भी जिजाऊ ने दिया। अमित शाह ने साथ ही ये भी कहा कि शिवाजी महाराज का मतलब संकल्प, समर्पण, स्वराज है। उन्होंने कहा कि देश भर के युवाओं को इस प्रेरणा स्थल पर आना चाहिए। मैं उस व्यक्ति के ऐतिहासिक राज्यसभा में खड़ा हुआ था जिसने हिंदुस्तान के कण कण में स्वधर्म के लिए, स्वभाषा के लिए, स्वराज के लिए मरने की एक अमर जिजीविषा पैदा करने का काम किया। चारों ओर आदिलशाही, मुगलशाही, निजामशाही से घिरा हुआ ये महाराष्ट्र हिंदवी स्वराज में बदल गया और कुछ ही सालों में यहां से अटक से कटक तक, बंगाल तक, दक्षिण में तमिलनाडु तक, गुजरात समेत समग्र देश को स्वराज का स्वप्न सफल होता हुआ दिखाई पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। उन्होंने रायगढ़ में अपने कार्यक्रम के दौरान छत्रपति शिवाजी के बलिदान को याद करते हुए कहा कि छत्रपति शिवाजी ने अपने दृढ़ संकल्प से सिंधु से कन्याकुमारी तक भगवा फहराने का काम किया। उन्होंने शिवाजी को दृढ़ इच्छा शक्ति, अदम्य साहस और अकल्पनीय रणनीति का परिचायक बताया। साल का बच्चा जिजाऊ की प्रेरणा से प्रतिज्ञा करता है कि सिंधु से कन्याकुमारी तक फिर से एक बार मैं भगवा फहराने का काम करूंगा। मैंने आज तक दुनिया के कई नायकों के जीवन चरित्र पढ़े हैं, मगर ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति, अदम्य साहस, अकल्पनीय रणनीति
और रणनीति को पूरी करने के लिए समाज के हर वर्ग को साथ में जोड़कर एक अपराजित सेना का निर्माण करना शिव छत्रपति के सिवा किसी ने नहीं किया है। अमित शाह ने अपने कार्यक्रम के दौरान शिवराय की परिकल्पना का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने आजादी के 100 वर्ष पूरे होने के बाद भारत के प्रथम स्थान पर होने की बात कही। आज हम देश की आजादी के 75 साल के बाद दुनिया के सामने सर उठाकर खड़े हैं और हम संकल्प करते हैं कि 100 साल जब हो गए आजादी को, दुनिया में 1 नंबर पर हमारा भारत होगा। उसकी मूल कल्पना इस शिवराय ने रखी। और आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वक्फ को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम वक्फ कानून के खिलाफ है। जी हां, बड़ी खबर, ममता बनर्जी वक्फ कानून के खिलाफ है, ये कहना है ममता बनर्जी का। उन्होंने कहा है वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ममता बनर्जी का बड़ा बयान, वक्फ कानून के खिलाफ है। वक्फ को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दिया है। हम वक्फ कानून के खिलाफ है, वक्फ कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करेंगे। तो बड़ा बयान कह सकते हैं। और सियासत इस पर गहराती जा रही है। लगातार हम देख रहे हैं जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर जिस प्रकार से जो है आंदोलन भी देखने को मिल रहा है। और अब ममता बनर्जी कहीं ना कहीं एक तरह से सपोर्ट दिखाते हुए उन्होंने कहा है कि हम वक्फ कानून के खिलाफ हैं और पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करेंगे। तो बड़ी सियासत पश्चिम बंगाल में इस वक्त खेली जा रही है। ममता बनर्जी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने वक्फ कानून के खिलाफ खुद को बताया है। उन्होंने ये भी कह दिया है कि पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। तो बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि हम वक्फ कानून के खिलाफ हैं, वक्फ कानून के खिलाफ ममता बनर्जी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है ममता बनर्जी का, जिस तरह से बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हम वक्फ कानून के खिलाफ हैं। वक्फ को लेकर सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हम देख रहे हैं वक्फ को लेकर लगातार जिस तरह से बात उठ रही है, और उस सब के बीच सीएम ममता बनर्जी का इस तरह से बयान आना, ये कहीं ना कहीं एक तरह से तुष्टीकरण की राजनीति ही कही जाएगी। ममता बनर्जी वक्फ कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करेंगी, ये कहना है ममता बनर्जी का। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि हम वक्फ कानून के खिलाफ है। तो बिग ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान। वक्फ को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है वक्फ कानून के खिलाफ हैं। एक तरह से कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति करती हुई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और हम आपको बता दें कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में लगातार मुस्लिमों का हिंसक प्रदर्शन जारी है। और प्रसन्नजीत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। प्रसन्नजीत, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और उनका जो है वक्फ को लेकर इतना बड़ा बयान, वो कह रहे हैं कि जो है हम वक्फ कानून के खिलाफ हैं और इसे पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करेंगे। इसे अगर हम सियासी दृष्टि से देखा जाए, पूरी तरह से सियासी ही दृष्टि से देखा जाएगा, जिस तरह से एक तरह से तुष्टीकरण की राजनीति खेलती हुई नजर आ रही है। दंगाई है, उनको सीधी तरह से ये मैसेज देना जरूरी था कि आप दंगा बंद करें। ये तो किया ही नहीं ममता, ऊपर से तुष्टीकरण के नाम पर उन्होंने ये सीधा कह दिया और ये सीधा लिख दिया अपने बांग्ला मैसेज में कि ये हम कानून के खिलाफ है और कानून को बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। तो आप क्यों दंगा कर रहे हैं? मतलब अगर मतलब आप लोगों का दंगा करने का पूरा हक है। और इसमें और एक सेंटेंस है जो मैं बाद में पढ़ते पढ़ते देख रहा था कि इसमें एक सेंटेंस है कि कानून केंद्र ने बनाया है, आपको अगर जवाब चाहिए तो केंद्र से पूछिए।
तो मतलब किस तरह से भड़काओ इस तरह की मैसेज है, इसको पीस मैसेज के हिसाब से देखा जा रहा है। पीस मैसेज के हिसाब से बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस इसे वायरल करने की कोशिश में है। लेकिन इस 2 पैराग्राफ में मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कहना क्या चाहती है अपने ममता बनर्जी। और सियासी की जो बात कह रहे हैं कि सियासी नहीं, इससे ऊपर जाके एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहकर कोई चीफ मिनिस्टर ऐसे कह सकते क्या? उन्होंने दंगाई को ऐसा नहीं कहा कि आप जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, उन्होंने बता दिया कि आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। लेकिन मत करिए क्योंकि हम लागू नहीं देखिए, करेंगे। एक इसमें सवाल ये भी खड़ा होता है कि ये किसे खुश करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर हम असल वक्फ कानून की बात करें तो ये आम मुसलमानों के हक में कहीं ना कहीं जाता हुआ नजर आता है, और इससे लगाम उन पर लगेगी जो वक्फ की संपत्तियों को समेटे हुए बैठे थे, उसका पूरा पूरा लाभ उठा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये खुश उन बड़े जो जिन्हें कहना चाहिए बड़े घोटालेबाज जो है उनको करने की कोशिश। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे तो जो लोग दंगाई है यहाँ अभी मुर्शिदाबाद में या बाकी जगह पे, ये जो आप, हाँ प्रसन्नजीत, आपकी आवाज कुछ टेक्निकल एरर है। जी जी बताइए। सॉरी, हाँ सॉरी, अब ठीक है, सॉरी अभी सुनाई दे रहा है आपको जी। देखिए, उसी लोगों के लिए है जो गांव में रहते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो निचले स्तर के लोग हैं, जिनको 2 गज की जमीन मिलने के लिए हजारों रुपया देना पड़ता है, इन लोगों के लिए है। और उन लोगों को ही सामने रखकर इस तरह से दंगा किया जा रहा है। और एक दिन नहीं 48 घंटा हो गया और उसके पीछे 2-3 दिन चलता रहा। तो मतलब कोई नहीं जानता है कि रात को क्या होने वाला है, काल क्या होने वाला है। तो आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो एकदम सही सवाल है कि जिन लोगों के लिए ये कानून है, उन लोगों को भड़का के गलत दिशा में लेके जा रहा है। जो लोग वो तृणमूल कांग्रेस की है, वो तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और उन लोगों को पनाह देने की काम कर रही है ममता बनर्जी। और उनका कहना है कि आपको इस तरह की दंगा करने की दंगा, ये जो शब्द है, ये शब्द हम पत्रकार लोग पिछले 2 दिन से पूरी तरह से अवॉइड करने की कोशिश में थे। लेकिन ये दंगा अपने मैसेज में 3 बार ये शब्द का इस्तेमाल किया है ममता बनर्जी। तो अगर चीफ मिनिस्टर ने इसे दंगा का डेफिनेशन दे दिया है, प्रसन्न जी, चीफ मिनिस्टर इसे दंगा कह रहा है, तो फिर तो उनके लॉ एंड ऑर्डर पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है, और वो सवालिया निशान वो खुद खड़ा कर रही है। बिल्कुल, उन्होंने पीस मैसेज के नाम पर इसे दंगा कह दिया है, पीस मैसेज के नाम पर इसे केंद्र की कानून कह दिया, और इन लोगों को बोल दिया आपको जवाब मांगने के लिए केंद्र के पास जाना पड़ेगा। और तीसरी बात उन्होंने कह दिया कि हम इसे लागू नहीं कर रहे। मतलब मैं कह रहा हूं कि पीस मैसेज के नाम पर पूरी तरह से भड़काने की काम किया है ममता बनर्जी, और वो अनजान लोगों को, जिन लोगों के लिए इस कानून को बनाया गया है, और किस हैसियत से उन्होंने ये कह दिया कि इस कानून को उन्होंने बंगाल में लागू नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरे देश का कानून है, उन्हें लागू करना ही पड़ेगा। और वैसे ही लागू हो गया है ये कानून, इसके लिए कोई अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो इन लोगों को ये जो मॉब दिखा रहा है हम वीडियो में, इस मॉब को उन्होंने, उनका कहना है कि मतलब उनका अगर बिटवीन दी लाइंस आप देखें तो आपको अगर इस तरह से दंगा करके जवाब मांगना है तो केंद्र से जवाब मांगिए, हमसे क्यों जवाब मांग रहे हैं। तो मतलब इनकी दंगा जो है, दंगा को जस्टिफाई करने की काम कर रही है ममता बनर्जी पीस मैसेज के नाम पर। सहला, बिल्कुल, देखिए आंदोलन करना अधिकार है, लेकिन दंगा करना कहीं से कहीं तक जायज नहीं है, और इसे रोकना, लॉ एंड ऑर्डर को बनाकर रखना, ये राज्य का काम है। इस मामले में कहीं ना कहीं उन्होंने एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया है कि वो फेल हो रहे हैं इसमें। शायद इसमें और एक कहानी बताऊं मैं कि थोड़ी देर पहले शाम को प्रदेश की डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, इन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और डीजीपी राजीव कुमार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार ये कहने की कोशिश की है कि अफवाह मत फैलाइए, अफवाह मत फैलाइए। काफी जायज सा बात है कि अफवाह फैलना ठीक नहीं है, खासतौर से इस समय पे। उसके तुरंत बाद जब उन्हीं के बगल में बैठे हुए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद सामी पत्रकारों को ब्रीफ कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि कुछ लोगों को गोली लगा है, शायद
शायद ये बीएसएफ का गोली है। तो मेरा सवाल यह है कि एक एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जैसे लोग और बीएसएफ एक और लॉ एंड ऑर्डर इंप्लीमेंट करने वाला जो एजेंसी है हमारे देश की, उनके खिलाफ शायद बोल के गोली चलाने की इल्जाम उनके ऊपर डालने का क्या ये अफवाह नहीं है? क्या ये गलत बयान नहीं है? इस पर मतलब पूरे जो प्रशासन शासन है वो बौखला गया है और स्थिति को काबू में लाने के लिए असमर्थ है। चाहे वो चीफ मिनिस्टर की पीस मैसेज के बारे में बताए, चाहे वो डीजीपी या एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताए, और ग्राउंड में जो वहां पे पुलिस की, क्योंकि आज सुबह दोपहर को हमारी पत्रकार कह रहे थे कि अंदर हजारों मॉब, ये जो एक फुटेज आपके पास है कि वहां पे एक मॉल को तोड़फोड़ किया जा रहा है, लूट किया जा रहा है। उस समय पे हमारे पत्रकार लोगों को कहना है कि हम बाहर है, अंदर नहीं जा पा रहे, अंदर हजारों संख्या में दंगाई है और सिर्फ 40 पुलिस है। तो ये किस तरह से ये लोग पूरी स्थिति को काबू में लाएंगे? नहीं ला पाएंगे। और जब ये 50 किलोमीटर के अंदर सीमा से होने के कारण बीएसएफ को लाया गया है, ऊपर से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बीएसएफ के खिलाफ लोगों को भड़काने की काम कर रहे हैं कि उन्होंने गोली चलाया, बीएसएफ ने गोली चलाया शायद। तो ये एक ऐसी स्थिति बन गया है पूरे बंगाल में कि अफवाह फैलने की काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, दंगा को भड़काने की काम चीफ मिनिस्टर की तरफ से किया जा रहा है, और धमकियां दिया जा रहा है पत्रकारों को और आम जनताओं को। इसी बीच ये भी खबर आ रही है प्रसन्नजीत की शुभेंदु अधिकारी ने जो याचिका दायर की थी उसमें सुनवाई जारी है। बिल्कुल सुनवाई जारी है, शायद अभी 6 बजा है। বলছি একটু পরে একটা বিষয় মন খারাপ হচ্ছে কোথাও গিয়ে আজকের দিনে মন খারাপ হচ্ছে, মন খারাপের জায়গা রয়েছে। বলছি দাঁড়াও অর্ডারটা অর্ডার এই মুহূর্তে মিছিল করছেন শুভেন্দু অধিকারী, সরাসরি আমার দেখা যাচ্ছে তিনি কথা বলছেন খুব গুরুত্বপূর্ণ। तो प्रसन्नजीत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। प्रसन्नजीत, आप बता रहे थे कि जिस तरह से वक्फ कानून को लेकर जो है शुभेंदु अधिकारी ने एक याचिका दायर की है, उस पर इस समय सुनवाई चल रही है। क्या कुछ उधर से अपडेट आपको मिल रही है? इसमें जो 2 जजों की बेंच है वो काफी सख्त रुख अपनाया है, और जैसे मैंने बताया कि 30 मिनट के अंदर प्रदेश को अपना रिपोर्ट पेश करने के लिए बताया गया था। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं मेरे ख्याल से अभी सुनवाई फिर से शुरू हो गया है, और जो जस्टिस सोमेन सेन और जस्टिस राजा बसु चौधरी, इन दोनों ने, इनकी बेंच से, जस्टिस सोमेन सेन का बेंच है, तो इनकी बेंच की तरफ से कड़ा रुख दिखाते हुए प्रदेश को ऐसा टाइम ने प्रदेश की तरफ से बताने की कोशिश किया गया था, कल भी हो सकता है, सोमवार को भी हो सकता है, जबकि सोमवार भी छुट्टी है, आज भी छुट्टी है, वैसे कल भी छुट्टी है, लेकिन फिर भी पीआईएल को मतलब शुभेंदु अधिकारी की तरफ से मांग किया गया है कि वहां पे पुलिस पूरी तरह से, जिस बारे में हम बात कर रहे थे कि पुलिस पूरी तरह से नाकाम है और वहां पे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स लगाया जाए। बेसिक जो मांग है, इस मांग को लेकर पीआईएल जो डाला गया है, और इस पीआईएल के ऊपर तुरंत कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सुनवाई जारी रखे हैं। मेरे ख्याल से थोड़ी देर बाद हमें पता चलेगा कि इसका क्या निष्कर्ष निकाल के आ रहा है और किस तरह से कोर्ट की तरफ से प्रदेश को या पीआईएल करने वाले याचिकाकर्ता शुभेंदु को निर्देश देते हैं या प्रदेश शासन प्रशासन को निर्देश देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो निकल के आएगा वो भी आपसे आगे जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल एक टेक्निकलिटी समझना चाहते हैं कि अगर केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है, क्या राज्यों को ये अधिकार होता है कि वो अपनी मर्जी से उसे किसी राज्य में उसे लागू करें और किसी में ना करें? नहीं, देखिए इसमें कई सारे ऑप्शन है। एक स्टेट लिस्ट है, एक सेंट्रल लिस्ट है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है।
ये जो वक्फ जैसे जो मामला है, इसमें कानून शायद स्टेट को अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरे देश में जितने सारे सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअरेस्ट कोर्ट तक ये कानून लागू हो गया है। कोई भी अगर मुर्शिदाबाद में कोई भी अगर चाहे कि अपने परिवार का किसी का जमीन 2 गज जमीन के लिए इंतकाल के बाद हमें पैसा देना पड़ रहा है वहां पे मुतवाली को, तो वो शायद सीधी तरह से वहां पे जाके हाईकोर्ट के सामने, ये सच है कि ये शायद हाईकोर्ट के नीचे इस बारे में कोई अपील नहीं कर सकते, लेकिन जो भी हो हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसके लिए स्टेट को कुछ नहीं करना पड़ेगा, स्टेट का इसमें कुछ लेना देना नहीं है कि वो कानून को लागू ना करने का कोई फरमान जारी करे, ये हो ही नहीं सकता। ये एजुकेशन नहीं है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लगाया और फिर भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बंगाल में लागू नहीं किया गया। ये कोई हमारे जो हेल्थ का स्कीम है प्रदेश केंद्रीय सरकार की, वो हेल्थ का स्कीम प्रदेश में नहीं लगाया गया, ऐसा नहीं है। यानी कि प्रसन्नजीत ये कहेंगे कि ये भी कहीं ना कहीं आम जनता को गुमराह करने की कोशिश है कि इस समय इस तरह से शांत कर दिया जाए, लेकिन उनका फायदा इसमें कहीं नहीं देखा जा रहा। ये तो एक तरह की अफवाह है। देखिए, ये गलत बयान करना कि कल जब पूछेंगे ये लोग कि आपने तो बताया था कि देश में बंगाल में ये लागू नहीं करेंगे, तो क्यों यहाँ पे हम जो हमारे खिलाफ जो कुछ जा रहा है, ना हमारे कोई यतीम खाने पर ना वक्फ का पैसा आ रहा है, ना हमारे कोई मदरसे पर पैसा आ रहा है, ना हमारे कोई हॉस्पिटल पर पैसा आ रहा है, तो आपने क्या किया इसको लागू ना करते हुए? तो वो मतलब ये इस तरह की पीस मैसेज का कोई मतलब ही किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि किसी तरह से इस तरह से झूठ बोल के दबाने का कोशिश नहीं, सीधी तरह से बताओ कि वक्फ जो भी अगर आपको बोलना है कि मैं इसका खिलाफ हूं, इसका खिलाफ हूं, तो बोलिए इसका खिलाफ हूं। आप लागू नहीं करेंगे या लागू नहीं किया जाएगा, ये आप कह नहीं सकते। ये कानूनन पूरे कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, ये हम कह नहीं सकते। और ये झूठ बोलकर दंगाई को किसी तरह से दबाने की काम कर रहे हैं। कल जब ये फिर से विस्फोट हो जाएगा तब आप क्या कहेंगे? बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से ये तमाम ताजा अपडेट साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। Nothing else refreshes me more than a good cup of Assam tea. It's a magical beverage. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर भाजपा राज्य सरकार पर लगातार हमलावर है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हिंसा की तस्वीरें साझा करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी झूठी हैं। वे वक्फ कानून के नाम पर व्यापक असंतोष को भड़काने वाली वे पहली व्यक्ति थीं, जबकि जेपीसी और संसद अभी भी दुरुपयोग को रोकने और नए कानून में सुरक्षा उपाय जोड़ने के प्रावधानों पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने जानबूझकर नमाज के बाद हिंसा को उकसाया और उसे प्रायोजित किया। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यालय से एक कॉल आया जिसमें कहा गया कि वो इस तरह की भीड़ को देखकर बहुत खुश हैं। अब वो फिर से झूठ बोल रही हैं, दावा कर रही हैं कि वो कानून को लागू नहीं करेंगी। सच तो ये है कि किसी भी राज्य सरकार के पास भारतीय संसद द्वारा पारित कानून को रोकने का अधिकार नहीं है। ममता बनर्जी के पास इसका पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वो सांप्रदायिक हिंसा और उसके बाद हुई दुखद जानमाल की हानि के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में नौकरी गंवा चुके टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ गुरुवार से ही प्रदेश की ममता सरकार के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने कहा कि वे न्याय मिलने तक अपना अनशन जारी रखेंगे। डीडी न्यूज के संवाददाता अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने प्रदर्शनकारी शिक्षकों से खास बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। पिछले दिन राज्यों का शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु के साथ इनका एक मीटिंग हुआ है। मीटिंग के बाद शिक्षा मंत्री
इनका आश्वस्त की क्योंकि अगले गुरुवार के अंदर सीबीआई द्वारा तैयार योग्य अयोग्य शिक्षकों का जो तालिका तैयार हुआ था वो तालिका सामने लेके आएगा। आइए हम इनसे बात कर लेते हैं क्योंकि अगले दिन ये आंदोलन कैसे आगे लेके जाएगा और इनका क्या मांग है। अनशन तो हम लोग का चल रहा है, चलेगा अभी तक, लेकिन हम लोग के लिए जो अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि हम लोग जो भी लड़कियां यहाँ पे बैठ रहे हैं, हम लोग सड़क पे आए हैं, बैठ रहे हैं, हम लोग के लिए जो बेसिक नीड है मतलब टॉयलेट की सुविधा वो भी नहीं अभी तक हो पाया है, तो हम लोग के लिए सफ़र करना बहुत मुश्किल है। इवन हम लोग तो यहाँ पे एक धूप में ये लोग बैठे हुए टेंशन कर रहे हैं, तो हम लोग एक चादर शेड की तरह दिए थे, वो भी पुलिस ने हम लोग से मना कर दिया करने के लिए। तो हमारे लिए ये चीज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रही है कि आगे को लेके जाना, लेकिन हम लोग इसे लेके जाएंगे, इस मुद्दे को हम आगे भी लेके जाएंगे। जब तक हम लोग को जस्टिस नहीं मिलेगा ठीक तरीके से हम लोग करते रहेंगे। सीबीआई के पास हमारे एक प्रतिनिधि दल कल गए थे, उन्होंने उनके वहाँ से जो सीबीआई के पास जो हार्ड डिस्क है वहाँ से हमारे मिरर इमेज की मांग की है। अगर वो सीबीआई से हमें मिले तो हम रिव्यू पिटिशन कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास कोई भी आशा और सरकार से कोई भी आशा हम नहीं देख रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं भूख हड़ताल में बैठा हुआ जो शिक्षक लोग, उनसे हम बात कर लेते हैं, देखते हैं उनका क्या मांग है, अगले दिन उनका क्या सोचना है, अगले दिन वो आंदोलन कैसे आगे लेके जाएगा। देखिए हम लोग हंगर स्ट्राइक में हैं, अभी तीन दिन हो गया। हमारा सीधा बात है, हम लोगों को नौकरी चला गया, क्यों? ह्यूज करप्शन हुआ है। कौन करप्शन की है? द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड हर फुल कैबिनेट मिनिस्टर एंड एसोसिएट आमला, वो लोग आधिकारिक लोग मिलकर करप्शन किया है। सुना आंदोलनरत तो शिक्षकों का रहा है, इनका पास कुछ भी नहीं है, माथा का ऊपर कोई छाद नहीं है, बैठने का कोई जगह भी नहीं है, फुटपाथ का ऊपर बैठे हुआ है पिछले 3 दिन। बायो टॉयलेट का भी कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है। प्रशासन के तरफ से बार बार मांग किए थे ये लोग, मगर कुछ नहीं मिला। निषेधात्मक आदेश भी जारी किया गया है। इधर कलकत्ता से दूरदर्शन संवाद के लिए कैमरामैन शुभजीत पाल चौधरी और पार्थ चौधरी के साथ मैं अनिब्रत भट्टाचार्य। और पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। उन्होंने हिंसा को देखते हुए पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे जंगल की आग की तरह फैल रहे हैं, जिसके मद्देनजर राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मांग की गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। कोई अन्य विकल्प न होने पर तत्काल सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। एक ब्रेक ले लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। Assam tea and the culture around it is so unique and integral to the identity of Assam that we can't even think of Assam without tea. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना स्थित भाजपा मुख्यालय में एनडीए घटक दलों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक की। उन्होंने राज्य के राजनीतिक परिदृश्य और मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा के लिए एनडीए के सभी 5 घटक दलों की बैठक बुलाई थी। बैठक में एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एनडीए की राज्य और केंद्र सरकार विकसित भारत के लिए विकसित बिहार का निर्माण कर रही है। यह हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को बिहार के लोगों को कई सौगात देने आ रहे हैं।
हमारा सौभाग्य के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर 24 अप्रैल को बिहार की जनता को अनेकों सौगातें देने पधार रहे हैं। आदरणीय ललन बाबू जी उस विभाग के मंत्री हैं। इस अवसर पर पंचायती राज के चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मेलन तो हो गई और पूरा देश उससे जुड़ेगा। चुने हुए जनप्रतिनिधि पंचायती राज के देश के हर राज्य से जुड़ेंगे, लेकिन उसके साथ ही अनेकों प्रोजेक्ट का लोकार्पण होगा, शिलान्यास होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।